नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, एक समुद्र जिसके रास्ते दुनिया का अरबों डॉलर का व्यापार गुजरता है, एक चेतावनी जिसने पूरी दुनिया की नौसेनाओं को अलर्ट पर ला दिया है। और अब एक ऐसा गठबंधन बनने जा रहा है जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकता है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने रेड सी में समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया और जवाब में सऊदी अरब 50 देशों का अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन तैयार कर रहा है। अगर ये टकराव युद्ध में बदलता है तो सिर्फ मिसाइलें ही नहीं चलेंगी, बल्कि तेल की कीमतों में भी उछाल आएंगी, सप्लाई चेन टूटेगी, महंगाई बढ़ेगी और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था तक महसूस होगा। क्या दुनिया एक नए रेड सी वॉर के मुहाने पर खड़ी है? और इस पूरी लड़ाई में भारत की रणनीति क्या होगी? आज के इस वीडियो में पूरी कहानी को हम समझेंगे, तथ्यों और भू राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तो साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं यह भी कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और पसंद आए तो शेयर भी अवश्य कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। रेड सी की सुरक्षा के लिए गठबंधन बना रहा है सऊदी, 50 देशों को न्योता, भारत पर बड़ा असर। साथियों, पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज स्ट्रेट पर थी, लेकिन अब खतरा वहां नहीं बल्कि एक दूसरे समुद्री रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। नाम है उसका रेड सी और बाब अल मंडेब स्ट्रेट, और यहीं से गुजरता है दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार और तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा। अब हूती विद्रोहियों की नई चेतावनी के बाद सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई अब अकेले नहीं लड़ी जाएगी। रियाद 50 देशों को जो है वो साथ लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा गठबंधन बनाने की तैयारी में। मकसद सिर्फ जहाजों को बचाना नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार, तेल सप्लाई और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक नए संकट से बचाना है। तो सवाल है, क्या दुनिया एक नए रेड सी वॉर की ओर बढ़ रही है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा? अब ये जो पूरी की पूरी घटना हो रही है, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आएगा कि हुआ क्या है रेड सी में, क्यों 50 देशों के गठबंधन बन रहे हैं। साथियों, सऊदी अरब को पूरे दुनिया से जो है वो मदद मांगने की आवश्यकता पड़ गई। 20 जुलाई को यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि जो भी जहाज सऊदी अरब के बंदरगाह का इस्तेमाल करेगा वह उनके निशाने पर होगा। और इस चेतावनी के बाद समुद्री व्यापार में तुरंत हलचल मच गई। कई तेल टैंकर ने अपना रूट बदल दिया, जबकि कुछ जहाजों ने सुरक्षा कारणों से एआईएस ट्रैकिंग सिस्टम तक को बंद कर दिया ताकि उनका लोकेशन सार्वजनिक ना हो सके। यानी खतरा सिर्फ एक देश के लिए नहीं था, बल्कि पूरे वैश्विक सप्लाई चेन पर यह खतरा मंडराने लगा है। और इसी के बाद सऊदी अरब ने रेड सी में समुद्री सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन बनाने का ऐलान कर दिया। अब सवाल सिर्फ जहाजों की सुरक्षा का नहीं है, सवाल यह है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारी मार्ग को सुरक्षित कैसे रखा जाए। लेकिन सवाल है, सऊदी अरब आखिर इतना बड़ा कदम उठा क्यों रहा है? इसका जवाब साथियों दुनिया के दो सबसे अहम समुद्री रास्तों में छुपा हुआ है। एक है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसकी कहानी हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, जहां ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव लंबे समय से बना हुआ है। और दूसरा है बाब अल मंडेब स्ट्रेट, और ये वही सकरा समुद्री रास्ता है जो रेड सी को अरब सागर और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। साथियों, अगर बाब अल मंडेब असुरक्षित हो गया तो रेड सी का पूरा समुद्री मार्ग खतरे में पड़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में सऊदी अरब की ऊर्जा आपूर्ति, तेल निर्यात और वैश्विक व्यापार पर भारी दबाव पड़ सकता है। और यही वजह है कि रियाद अब इस संकट को सिर्फ अपनी सुरक्षा का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के समुद्री सप्लाई चेन का एक मुद्दा मान रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह गठबंधन हूती विद्रोहियों को रोक पाएगा या फिर रेड सी आने वाले समय में सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है। आइए थोड़ा सा मैप में हम इस लोकेशंस को देखें। और साथियों, आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर है, जिस तस्वीर में आप देख रहे हैं 22 जुलाई की रात की तस्वीर है, जब हूती विद्रोहियों ने सऊदी तेल टैंकर इंसेलिया और लायला पर हमला किया था, जिसके बाद उस दोनों में आग लग गई थी। आपको दो टैंकर नजर आ रहे होंगे, एक टैंकर ये है और दूसरा टैंकर ये नजर आ रहा है जिस पर हूती विद्रोहियों ने जो है वो हमला किया था। ये सऊदी अरब का तेल टैंकर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं और हूती वर्सेस सऊदी, कौन जीतेगा ये लड़ाई और क्यों चल रही है लड़ाई, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप अपने स्क्रीन पर ये मैप को बहुत ध्यान से देखिए। साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये सऊदी अरब आपको दिख रहा है, ये ओमान दिख रहा है, ये यमन दिख रहा है, ये लाल सागर दिख रहा है, ये स्वेज नहर का क्षेत्र है, ये मिस्र है,
ये अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी, लाल सागर और इधर अरब सागर, अरब सागर से इधर चलेंगे आपको इंडिया नजर आएगा। ये ईरान का क्षेत्र, बहुत ध्यान से देखिएगा। साथियों यहां जो एक पतला सा सकरा सा रास्ता है, इसका नाम है बाब अल मंडेब स्ट्रेट। समझ गए? अभी कुछ दिन पहले आपने ध्यान दिया होगा, कई महीनों तक जो चर्चा चल रही है वो ईरान के यहां, ये है आपका हॉर्मुज। तो हॉर्मुज का लोकेशन और बाब अल मंडेब का लोकेशन, दोनों लोकेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम बाब अल मंडेब के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो ग्लोबल समुद्री ट्रेड का 10% इसी रास्ते से गुजर रहा है। रोजाना 60 से 70 लाख बैरल तेल की आवाजाही होती है और स्वेज नहर के माध्यम से एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। स्वेज नहर से इधर जाएंगे आप, स्वेज नहर से, तो यहां आपको भूमध्य सागर, आपको जो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, ये एरिया जो है इसको हम मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। भूमध्य सागर से ऊपर जाएंगे तो आपको यूरोप देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अब फिर से हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं और फिर इस पर बात करते हैं, हूती वर्सेस सऊदी कौन जीतेगा। साथियों सबसे बड़ा सवाल, इस गठबंधन में कौन कौन शामिल है, एक प्रश्न है। राइटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रियाद में हुई बैठक में 43 देशों के प्रतिनिधि के साथ यूरोपीय संघ के अधिकारी मौजूद थे। अब तक कई देशों ने सार्वजनिक रूप से इस पहल का समर्थन किया और इनमें से मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई अहम देश हैं। यानी सऊदी अरब इस संकट को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा का मुद्दा बनाना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने अभी तक औपचारिक सदस्यता की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रक्षा और समुद्री सुरक्षा के स्तर पर सहयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर यह गठबंधन पूरी तरह से आकार लेता है तो रेड सी में आने वाले महीने में दुनिया के सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक मौजूदगी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या रेड सी की सुरक्षा के लिए पहले भी कोई अंतर्राष्ट्रीय अभियान नहीं चलाया गया था? साथियों बिल्कुल चला था। 2023 में अमेरिका के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन एक अभियान चला गया था, जिसका उद्देश्य रेड सी में व्यापारिक जहाजों की हूती हमलों से जो है वो बचाव करना था। लेकिन इसके बावजूद हमले पूरी तरह से नहीं रुके और यहीं से इस नए गठबंधन की सबसे बड़ी खासियत जो है वो सामने आई कि इस बार नेतृत्व अमेरिका नहीं बल्कि खुद सऊदी अरब करने की कोशिश कर रहा है। यानी रियाद अब अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि क्षेत्रीय नेतृत्व भी अपने हाथ में लेना चाहता। और यही वजह है कि इस नए गठबंधन को सिर्फ एक सुरक्षा अभियान नहीं बल्कि पश्चिमी एशिया के बदलते भू राजनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल एक और भी आपके है कि क्या यह गठबंधन करेगा क्या? साथियों सिर्फ कुछ युद्धपोत भेजे जाने से जो है वो रेड सी जो है सुरक्षित नहीं हो पाएगा। यह गठबंधन एक पूरी समुद्री सुरक्षा प्रणाली की तरह काम करेगा। सबसे पहले रेड सी और बाब अल मंडेब स्ट्रेट में 24 घंटे सातों दिन नौसैनिक गश्त यानी कि 24/7 नौसैनिक गश्त बढ़ाई जाएगी। दूसरा, अगर हम बात करें तो व्यापारिक और तेल ले जाने वाले जहाजों को अकेले नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि युद्धपोतों की सुरक्षा में काफिले बनाकर निकाला जाएगा। तीसरी, अगर हम बात करें तो हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाव के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाएंगे। चौथी, अगर हम बात करें साथियों तो समुद्र के ऊपर ड्रोन, समुद्री निगरानी विमान और अन्य सर्विलांस प्लेटफॉर्म लगातार गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। और पांचवी, अगर हम बात करें तो सदस्य देशों के बीच सैटेलाइट का डेटा, रडार इनपुट और खुफिया जानकारी रियल टाइम में साझा की जाएगी। यानी कि लक्ष्य सिर्फ हमलों का जवाब देना नहीं है बल्कि उन्हें पहले ही पहचान कर रोकना है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं कहूं तो ये है कि ये एक सामूहिक समुद्री सुरक्षा नेटवर्क होगा जिसका मकसद दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग को चालू रखना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या हूती विद्रोही इस गठबंधन से डर के पीछे हट जाएंगे या फिर रेड सी एक ऐसे संघर्ष का केंद्र बनने जा रहा है जिसमें ईरान, सऊदी अरब और बड़ी वैश्विक शक्तियां आमने सामने दिखाई देंगे। लेकिन अब एक और सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे आधुनिक एयरफोर्स, अरबों डॉलर के हथियार और शक्तिशाली नौसेना होने के बावजूद आखिर सऊदी अरब को 50 देशों के साथ क्यों चाहिए? साथियों समुद्र युद्ध की प्रकृति बहुत ही अलग है। एक मिसाइल को रोकना आसान हो सकता है, लेकिन हर दिन रेड सी से गुजरने वाले सैकड़ों व्यापारिक जहाजों को 24 घंटा सुरक्षा देना किसी एक देश के लिए लगभग असंभव है। युद्धपोत सीमित होते हैं लेकिन व्यापारिक जहाज हजारों की संख्या में चलते हैं और यही वजह है कि सऊदी अरब अब अकेले नहीं बल्कि कई देशों के साथ मिलकर सुरक्षा का बोझ साझा करना चाहता है। यानी ये सिर्फ सैन्य ताकत का सवाल नहीं बल्कि लगातार निगरानी, खुफिया जानकारी, एयर डिफेंस और समुद्री गश्त के लिए संसाधनों की साझा करने की एक रणनीति है। अब हूती विद्रोहियों की रणनीति क्या है उसके पहले हम जाने कि ये हूती विद्रोही हैं कौन।
साथियों, हूती विद्रोहियों के बारे में बात करें तो ये यमन के हथियारबंद शिया जैदी ग्रुप है जिनका आधिकारिक नाम अंसार अल्लाह है। गठबंधन 90 के दशक में हुआ था। संस्थापक हुसैन अली हूती हैं और इसमें 1.2 यानी कि 1,20,000 के आसपास मेंबर हैं। 2014 में यमन में राष्ट्रपति हादी के खिलाफ इन्होंने विद्रोह शुरू किया था। 2015 की अगर हम बात करें साथियों, तो हूतियों ने राजधानी सना पर कब्जा किया था। हूती के विरोधी सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, यमन की आधिकारिक सरकार है और हूती का समर्थन ईरान, हमास और हिजबुल्लाह करता है। अब हूतियों के विद्रोह की रणनीति पर हम बात करते हैं तो कुछ वर्षों से अगर हम बात करें, पिछले कुछ वर्षों से, तो उन्होंने पारंपरिक नौसैनिक ताकत के बजाय असीमित युद्ध नीति अपनाई। यानी कि वो ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, विस्फोटकों से भरी नौकाओं के जरिए रेड सी में कई जहाजों को उन्होंने निशाना बनाया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हूती समूह रेड सी से गुजरने वाले जहाजों पर किसी प्रकार का ट्रांजिट टैक्स लगाने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। साथ ही कुछ रिपोर्ट में ईरानी सलाहकारों की भूमिका का भी उल्लेख है, लेकिन इन दावों का कोई भी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक सुरक्षा संकट नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और वैश्विक व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। साथियों, अब दिमाग में आपके प्रश्न होगा कि ये रेड सी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अभी तक आपने हॉर्मुज पर कई सारे वीडियोस जो है वो देखे होंगे, हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस पर आपने चर्चा किया होगा। लेकिन अब सवाल है कि ये जो रेड सी आपको देखने को मिल रहा है, लाल सागर, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? साथियों, ये सिर्फ एक समुद्र नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का धड़कन है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बीच होने वाले समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है और यहीं से स्वेज नहर जुड़ती है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो तेल महंगा हो सकता है, कंटेनर शिपिंग लागत बढ़ सकती है, बीमा प्रीमियम बढ़ सकता है, सामान की डिलीवरी देर हो सकती है। यानी असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसको महसूस करेगी। लेकिन क्या हूती विद्रोहियों का मकसद सिर्फ जहाजों को नुकसान पहुंचाना है? साथियों, कई सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि उनकी रणनीति सिर्फ जहाजों को डुबाना तक नहीं है, बल्कि पूरे वैश्विक सप्लाई चेन के ऊपर दबाव बनाने की। अगर हमले के बाद शिपिंग कंपनियों का बीमा महंगा हो जाए, अगर जहाज लंबा और महंगा रास्ता चुनने को मजबूर हो जाए, अगर माल की डिलीवरी हफ्तों देरी से होने लगे, तो बिना बड़ी नौसेना के वैश्विक व्यापार की लागत को बढ़ाई जा सकती है। यानी कम संसाधनों से अधिक आर्थिक दबाव बनाया जा सकता है और इसे ही विशेषज्ञ हूती रणनीति का सबसे प्रभावी पहलू मानते हैं। लेकिन इस पूरे संकट में एक और देश है साथियों, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, और वो है चीन। साथियों, चीन सऊदी अरब से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। यानी रेड सी में किसी तरह का संकट सीधे चीन की ऊर्जा सुरक्षा और उसके वैश्विक व्यापार को भी प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि क्या चीन इस नए समुद्री सुरक्षा गठबंधन का हिस्सा बनेगा या फिर अपने अलग कूटनीति और क्षेत्रीय संपर्कों के जरिए अपने जहाजों के सुनिश्चित वहां से निकालने की कोशिश करेगा। अगर चीन अलग रास्ता चुनता है तो रेड सी में सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि प्रभाव और नेतृत्व के भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकते हैं। यानी यह संकट अब सिर्फ सऊदी और हूती विद्रोहियों के बीच नहीं बल्कि वैश्विक शक्तियों के रणनीति का हिस्सा भी। अब भारत को भी अगर हम लेकर बात करें कि भारत पर क्या असर पड़ेगा, साथियों, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है। अगर रेड सी या बाब अल मंडेब में किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं इसका जोखिम भारत पर होगा, क्योंकि भारत का तेल आयात महंगा हो सकता है, शिपिंग और बीमा लागत बढ़ेगी, यूरोप के साथ व्यापार की लागत और समय दोनों प्रभावित हो सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि भारत के लिए सऊदी से तेल लेकर आ रहे कुछ टैंकरों ने सुरक्षा कारणों से रेड सी पार करते समय अपना AIS ट्रांसपोंडर अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। यानी यह संकट अब सिर्फ पश्चिम एशिया का नहीं बल्कि भारत के आर्थिक हितों से भी जुड़ा हुआ है। और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि 21वीं सदी के संघर्ष अब केवल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्री व्यापारिक मार्गों पर भी लड़े जा रहे हैं। एक तरफ ईरान समर्थित हूती विद्रोही हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब अपने सहयोगियों के साथ नई समुद्री सुरक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी रेड सी अब सिर्फ एक जल मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का नया रण क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा भू राजनीतिक संदेश जो ये है कि अब मामला सिर्फ रेड सी तक सीमित नहीं रहेगा। एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट, दूसरी तरफ बाब अल मंडेब, और ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स हैं।
अगर एक पर ईरान सीधे दबाव बनाता है तो दूसरे पर ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार खतरा पैदा करेंगे, तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर एक साथ दबाव बनने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि कई रणनीतिक विश्लेषक इसे चोक पॉइंट स्ट्रेटजी या मैरीटाइम प्रेशर स्ट्रेटजी के रूप में देखते हैं, यानी कि बिना पारंपरिक नौसैनिक युद्ध लड़े भी दुनिया की सप्लाई चेन पर भारी आर्थिक दबाव बनाया जा सकता है। और यही कारण है कि रेड सी का संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का मुद्दा बन चुका है। साथियों, इतिहास गवाह है कि जो समुद्री रास्तों को नियंत्रित करता है वही वैश्विक व्यापार की दिशा को प्रभावित करता है। और आज रेड सी की अगर हम बात करें तो वो उसी मोड़ पर खड़ा है। अगर ये मार्ग सुरक्षित रहता है तो वैश्विक सप्लाई चेन सामान्य रहेगी, लेकिन अगर तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ सऊदी अरब या यमन तक सीमित नहीं रहेगा। भारत समेत पूरी दुनिया के महंगे तेल, महंगी शिपिंग, बढ़ती महंगाई और नई भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नया गठबंधन रेड सी को सुरक्षित बना पाएगा या दुनिया एक लंबे समुद्री टकराव के नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या होगा, कैसा होगा भविष्य? आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और साथियों, ये जो चोक पॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, मान लीजिए कि आप यूरोप में हैं और यूरोप से अगर आपको इंडिया आना है तो यूरोप से आपको ये भूमध्य सागर के बाद स्वेज कैनाल के बाद आप रेड सी के बाद आप बाब अल मंडेब, और बाब अल मंडेब के बाद अगर हम बात करें तो आप अरब सागर में आएंगे और अरब सागर से आप इंडिया आएंगे। इधर से अगर आपको आना है तो पर्शियन गल्फ, हॉर्मुज स्ट्रेट और फिर आप अरब सागर में आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक तरफ यहां हॉर्मुज और दूसरी तरफ यहां बाब अल मंडेब, ये दो चोक पॉइंट्स हैं जो कि पूरा वर्ल्ड का ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकते हैं। तो फिर से प्रश्न वही है कि आपको क्या लगता है भविष्य क्या होगा? क्या हॉर्मुज की लड़ाई अब बाब अल मंडेब तक भी पहुंच रही है? क्या पश्चिमी एशिया अब आग का गोला पूर्ण रूप से बनने जा रहा है? क्या ईरान अब सऊदी अरब को भी जो है वह इस युद्ध में खींच रहा है? आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन ये जरूर बताएं। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।